गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पोलर वोर्टेक्स। आपके जो है ज्योग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक डेडली ब्लिजर्ड जो है, मतलब बहुत ठंडी स्नो स्टॉर्म जो है, उसने यूएस और कनाडा को हिट किया है। और जो टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं आर्कटिक में, जो है साइंटिस्ट का ये कहना है, उसकी वजह से ये जो फिनोमिना है ये बार बार होने लगा है यूएस और कनाडा में। तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो अब आपको पता होगा कि आर्कटिक में जो है वार्मिंग बहुत तेज़ी से हो रही है। तो उसकी वजह से जो उधर की फ्रिजिड एयर है वो धीरे धीरे जो है वो साउथ की तरफ मूव होना शुरू हो चुकी है। तो जो मास ऑफ कोल्ड या लो प्रेशर एयर जो कि आर्कटिक रीजन के ऊपर कंसिस्टेंटली रहता है, उसको हम कहते हैं पोलर वोर्टेक्स। लेकिन कई बार क्या होता है, सर्दियों में ये नीचे आ जाता है और ये यूएस और कनाडा के ऊपर जो है होवर करने लगता है। और जब ऐसा होता है जेट स्ट्रीम्स के साथ, जब ये नीचे आ जाता है, तो फिर जो है वहाँ पर मौसम ख़राब हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म्स आती हैं। तो पोलर वोर्टेक्स बेसिकली एक लो प्रेशर का लार्ज एरिया है और कोल्ड एयर इसको सराउंड करती है। अर्थ के दोनों पोल्स जो हैं वहाँ पर ये पोलर वोर्टेक्स होता है। तो मोस्टली क्या ये आप कह सकते हो कि ऑलवेज जो है ये पोल्स के ही पास होता है, लेकिन ये समर्स में वीक हो जाता है और विंटर्स में स्ट्रांग हो जाता है। तो जो ये वोर्टेक्स है, ये बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज जो है फ्लो ऑफ एयर होता है इसमें। और कोल्ड एयर जो है वो पोल्स के पास ही रहती है। लेकिन पोलर वोर्टेक्स जो है कभी कभी ये सर्दियों में एक्सपैंड होकर जो है कोल्ड एयर की जो है इसकी वो साउथवर्ड आ जाती है जेट स्ट्रीम के साथ। जब ऐसा होता है तो जेट स्ट्रीम जो आपके यूएस और कनाडा के पास जब ये आ जाती है को पोलर वोर्टेक्स को लेकर, तो उससे क्या होता है कि डेडली टेम्परेचर्स, बहुत ही ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर्स जो है वो आपके यूएस और कनाडा में देखने को मिलते हैं। तो क्या ये न्यू फिनोमिना है? नो, न्यू तो नहीं है। बस ये रिसेंटली बहुत पॉपुलराइज हो गया है कि पहले इतना ज़्यादा ये नहीं होता था। अब ये बहुत फ्रीक्वेंट होने लगा है क्योंकि रैपिडली जो है आर्कटिक वार्म हो रहा है। तो उस फाइंडिंग एक स्टडी की गई है, उसकी फाइंडिंग्स भी यही कह रही है कि पोलर वोर्टेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगा है, मोर देन ट्वाइस होने लगा है रिसेंट ईयर्स में, हर साल। और ये रैपिडली वार्मिंग आर्कटिक की वजह से हो रहा है। ठीक है। जो आपके बेरेंट्स या कारा सी है वहाँ पर आइस मेल्ट हो रही है, उसकी वजह से साइबेरियन स्नोफॉल भी बढ़ रही है। और एटमॉस्फेरिक जो है वेव्स की एनर्जेटिक एटमॉस्फेरिक वेव्स निकलती हैं, उसकी वजह से जो है ये पोलर वोर्टेक्स का फिनोमिना बहुत स्ट्रेंथन होने लगा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। यूरोजोन आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्रोएशिया जो है उन्होंने यूरोपियन यूनियन की कॉमन करेंसी यूरो को ज्वाइन किया है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि उन्होंने यूरो जोन को ज्वाइन किया है। और उन्होंने शेंगन एरिया, जो शेंगन एरिया में क्या होता है, यूरोप में वीज़ा फ्री ट्रैवल जो एरिया है उसको भी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। सो अब ये यूरो जोन है क्या? तो ये बेसिकली आपको पता होगा, सब जितनी भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स हैं वो इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन का पार्ट तो हैं, ताकि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग को वो कोऑर्डिनेट कर सके। लेकिन कुछ कंट्रीज़ जो हैं यूरोपियन यूनियन की, वो एक स्टेप आगे चली गई हैं और अपने उन्होंने नेशनल करेंसीज को भी रिप्लेस करके यूरो से जो है रिप्लेस कर लिया है। तो लगभग 20 ऐसी कंट्रीज़ हैं अभी तक जिन्होंने यूरोजोन को ज्वाइन किया है। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, कौन सी कंट्री यूरोजोन को ज्वाइन कर सकती है? तो ईयू की वो कंट्रीज़ जो हैं यूरोजोन को ज्वाइन कर सकती है जिन्होंने अपनी एवरेज इन्फ्लेशन को लगभग 1.5% तक रखा हुआ है पिछले 3 सालों से ऑलमोस्ट। और फिर उनका पब्लिक डेट जो है वो 60% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा नहीं है। उनके जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी 2% से ज़्यादा नहीं रहे हैं। और उन्होंने अपनी एक तरह से एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी दिखाई है, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में जो है पार्टिसिपेट करके। ठीक है, लगभग 2 साल तक। अब शेंगन एरिया क्या होता है? एक ऐसा जोन 27 यूरोपियन कंट्रीज़ का जिन्होंने अपने इंटरनल बॉर्डर जो हैं अबॉलिश कर दिए हैं और वहाँ पर फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पीपल होती है। तो इन एनी केस अगर आप यूरोप में किसी भी एक कंट्री का अगर आप वीज़ा लेके जाते हो और अगर वो शेंगन एरिया का पार्ट है वो कंट्री, तो आप शेंगन एरिया की सारी कंट्रीज़ में वहाँ पर जा सकते हो। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, भीमा कोरेगांव एनिवर्सरी। आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 255th एनिवर्सरी जो है बैटल ऑफ कोरेगांव भीमा जो है वो भी रिसेंटली सेलिब्रेट की गई है जय स्तंभ में, पुणे के परने विलेज में। और ये इम्पॉर्टेंट फेज़ ऑफ मराठा हिस्ट्री है।
यहाँ पर हुआ क्या था, भीमा कोरेगांव की बैटल हुई थी, जिसमें जो महर कम्युनिटी थी, उनके जो दलित कम्युनिटी जो थी रादर, उनके जो मेंबर्स थे उन्होंने ब्रिटिश साइड जो है वो पार्टिसिपेट किया था वॉर में, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में, और उन्होंने पेशवा की फोर्सेस के साथ जो है वो फाइट किया था। तो एक्चुअली क्या है कि कहा गया जाता है कि जो ये कम्युनिटी के मेंबर्स थे इनको बहुत सप्रेस किया हुआ था पेशवा जो है उनके फोर्सेस ने। तो इसीलिए उन्होंने जो ये महर रेजिमेंट है इन्होंने ये प्रेफर किया कि ऑफ कोर्स ये ब्रिटिश आर्मी का साथ देंगे, और ऑफ कोर्स ब्रिटिश आर्मी में भी महर रेजिमेंट थी। तो उन्होंने जो है इस ऑफ कोर्स इसमें जो है पेशवा बाजीराव टू की फोर्सेस के अगेंस्ट जो है ब्रिटिश आर्मी जो है इसमें महर रेजिमेंट्स के कमांड जो है सोल्जर्स थे उन्होंने फाइट की, और जो है ये बहुत ही फेमस रही और उन्होंने पेशवा आर्मी को डिफीट कर दिया। तो ये जो आपकी बैटल है 1818 की, बहुत ही डिसेसिव रही थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को ब्रिटिश के फेवर में करने में, ठीक है। तो ये इस बैटल की मेमोरी में ब्रिटिश ने जो है कोरेगांव पिलर बनाया, और जो है सोल्जर्स को जो है जो महर रेजिमेंट के सोल्जर्स जिन्होंने जो मार्टिर हुए थे उनको एक तरह से सोमेज पे करने के लिए ये पिलर बनाया गया है। तो ये पिलर जो है ये महर रेजिमेंट की जो है करेज को सिंबलाइज करता है, और इसमें जितने भी सोल्जर्स जो मार्टिर हुए थे उनको जो है नाम को एंग्रेव किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। यूनियन होम मिनिस्टर ने रिसेंटली बीएसएफ को बोला है कि आप अपने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को जो है वो स्ट्रेंथन करो, और वेलफेयर प्रोग्राम जो है उसको ये ध्यान दो कि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में अनाउंस किया था। अब एम इसका ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करें वो वाले विलेजेस में जो कि बॉर्डर विद चाइना से जुड़े हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है चाहे वो आपके हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, वहाँ पर जो भी चाइना बॉर्डर पर विलेजेस हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बढ़ाने के लिए स्कीम को निकाला गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हाउसिंग, टूरिस्ट सेंटर्स, रोड कनेक्टिविटी ये बनाने का प्लान है, और नॉर्दर्न बॉर्डर्स जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, कनेक्टिविटी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, उन एरियाज़ को जो है डेवलप करने में का इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सत्येंद्र नाथ बोस। तो ये आपके साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 129th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सत्येंद्र नाथ बोस जो है वो रिसेंटली सेलिब्रेट की गई है। तो इन्होंने जो है आइंस्टाइन के साथ कोलैबोरेट करके बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स दिए थे। तो आपको याद होगा कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में जो है रीडर थे, फिज़िक्स के रीडर थे, और ये वाइस चांसलर भी रहे हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी के। इनको पद्म विभूषण भी दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1954 में। बहुत सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग CSIR के भी जो है एडवाइज़र रहे, और कई जो है साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडियन साइंस कांग्रेस। ये आपके साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो इनाग्रेट करने वाले हैं 108th इंडियन साइंस कांग्रेस के सेशन को। अब ये इंडियन साइंस कांग्रेस जो है एनुअल गैदरिंग ऑफ रिसर्चर्स है, जिसको इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। इस साल का थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट है। पहली मीटिंग इनकी 1914 में हुई थी एशियाटिक सोसाइटी कैलकाटा में। अब ये इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन एक प्रोफेशनल बॉडी 1914 में बनाई गई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, और इसको 2 ब्रिटिश केमिस्ट्स के जो है एक तरह से इनिशिएटिव पर लॉन्च किया गया था या बनाया गया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, प्रज्वला चैलेंज इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया है। अब ये चैलेंज है क्या? आइडियाज़ को, सॉल्यूशंस को, एक्शंस को इनवाइट किया गया है जिससे कि हम रूरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकें। अब ये जो शॉर्ट लिस्टेड आइडियाज़ होंगे उनको मिनिशन जो है एक्नॉलेज करेगा, और उनको मेंटरशिप सपोर्ट, इंक्यूबेशन सपोर्ट जो है वो स्केल अप करने के लिए दिया जाएगा। अब जैसे कुछ ऐसे आइडियाज़ जो विमेन या मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ कम्युनिटी के लिए हैं, लोकलाइज्ड होने चाहिए मॉडल, कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए, मल्टी सेक्टोरल होने चाहिए, ऐसे आइडियाज़ को में से टॉप 5 आइडियाज़ को रिवॉर्ड भी किया जाएगा 2 लाख रुपीज़ पर आइडिया, ठीक है।
अब ये दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, आपको याद होगा कि ये फ्लैगशिप पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है। इसमें यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन की बात की गई है कि मतलब हर विमेन मेंबर जो है एक एटलीस्ट रूरल पुअर हाउस होल्ड में से सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क की पार्टिसिपेंट बनाएंगे, और सारे हाउस होल्ड जिनको पुअर आइडेंटिफाई किया गया है वो इस स्कीम की बेनिफिट्स के लिए जो है वो एलिजिबल है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, GN-B1 एंसेफेलोपैथी, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो IIT मद्रास, टेलवीव यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं वो एक रेयर जेनेटिक ब्रेन डिजीज़ को स्टडी कर रहे हैं, GN-B1 एंसेफेलोपैथी। अब एक्चुअली ये है क्या, एक ब्रेन डिजीज़ है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें जो कि आपके फीटस स्टेज में ही इफेक्ट करना शुरू कर देता है। अब इसमें होता क्या है कि फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट एक तरह से डिले हो जाती है। रीज़न क्या है, GB1 प्रोटीन या जी प्रोटीन जिसको आप कह सकते हो। तो हम देखते हैं जी प्रोटीन क्या होता है, ठीक है। तो जी प्रोटीन जो है, अब आपको पता है हर सेल जो है आपस में कम्युनिकेट करता है, विद इन इटसेल्फ भी कम्युनिकेट करता है। तो कैसे कम्युनिकेट करता है, GPCR रिसेप्टर्स लगे होते हैं ऑफ कोर्स, उसके थ्रू वो सिग्नल रिसीव करता है, और वो है जो है आपके जी प्रोटीन जो है उसके अटैच है जो उस GPCR के, उसके थ्रू वो कांटेक्ट करता है, ठीक है। अब जी प्रोटीन्स में अगर कोई भी माल फंक्शन आएगा तो वो कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, जब कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो ये डिसीज़ होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नीलगिरी टहर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है नीलगिरी तहर को कंजर्व करने के लिए, 25 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीलगिरी तहर पॉपुलेशन को जो है वो डेवलप करने के लिए जो है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो नीलगिरी तहर को इनके हिस्टोरिकल हैबिटेट में भी लॉन्च किया जाएगा या री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 5 साल का प्रोजेक्ट है। अगर हम देखें हैबिटेट, तो ये नीलगिरी तहर जो है वो वेस्टर्न घाट्स के एंडेमिक हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं अगर हम IUCN का स्टेटस देखें, और शेड्यूल 1 में इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, किंग पेंगुइन, इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक अंटार्कटिक की स्टडी देखी गई है जिसमें कहा गया कि किंग पेंगुइन्स का भी जो है क्लाइमेट चेंज से थ्रेटन हो रहे हैं। वो सेकंड लार्जेस्ट पेंगुइन स्पीशीज़ है, अंटार्कटिक और सब अंटार्कटिक आइलैंड्स में ये पाए जाते हैं। इनका ये यूनिक फीचर है कि ये कोई नेस्ट नहीं बनाते हैं, और अपने एग जो है ये कैरी अराउंड करते हैं, ठीक है। और इनका कंजर्वेशन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, थ्रेट्स इनको ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज से ही सबसे ज़्यादा है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is polar vortex. So this topic is important for your environment and geography section both. A deadly blizzard has recently gripped US and Canada, and the scientists are contemplating if it is happening due to rising temperatures of the Arctic. So rapid warming of the Arctic might be allowing these frigid air to move southwards more frequently, and this polar vortex is a phenomena in which there is mass of cold air but low pressure uh, uh, in between, and it hovers above the Arctic region. So basically, it's a large area of low pressure and cold air surrounding both of the Earth's poles, and it always exists near the poles, but it weakens in the summers and it strengthens during the winter. This term vortex means anti-clockwise flow of air, which means the colder air near the poles are kept anti-clockwise moving. So this polar vortex expands, and it sends cold air southwards with the jet stream. Once this polar vortex is carried with the jet stream to further south towards US and Canada, the temperature drops drastically, and these cold winds or these blizzards occur in the US and Canada region. So is it a new climatic phenomena? No, of course. It has always existed, but it has been recently popularized because the magnitude of cold temperature has increased, and it has become more frequent to US and Canada region. So a new study has found out that
Rapidly warming Arctic is responsible for it, and the expansion of polar vortex has been occurring more than twice in an year almost. And yeah, this melting of ice in Barents and Kara Sea is a sign that uh, the rapidly warming Arctic is causing this trouble. Okay, so the next topic is Eurozone. This topic is important for our economy section. So Croatia has recently joined the European Union's common currency, the euro, and it has also joined the Schengen area, which is the Europe's free visa-free travel area. So what is Eurozone? Eurozone is, of course, you know that all European Union member countries, they are part of economic and monetary union. So that's why they coordinate their economic policy making. But some countries out of them have gone a step further, and they have replaced the entire currency of them, and they have adopted national currencies with the they have replaced their national currencies with the single currency called euro. Okay. Almost 20 countries in the European Union area are following this euro or eurozone. They are part of the eurozone. And what are the requirements to join the eurozone? Of course, there should be price stability. Of course, sustainable price performance and average inflation must be not be more than 1.5%, and public debt should not be more than 60% of GDP. Long-term interest rates must not be more than 2% above the rate in three member states with the most stable prices. The the upcoming country must demonstrate exchange rate stability also by participating in the exchange rate mechanism two for at least 2 years. And what is the Schengen area? So basically, it's a zone where 27 European countries, they have abolished their internal borders, and they have become free. They have allowed free and unrestricted movement of people among themselves. So Croatia has become the 27th nation, and they have now become a part of the Schengen zone. So if you get a visa to any of this country, any of the Schengen countries, you can visit all these Schengen countries at once. Okay. So the next topic is Bhima Koregaon anniversary. So this topic is important for your art and culture and your history section both. So 205th anniversary of Battle of Koregaon Bhima was recently celebrated at Jaistam, that is in Pune's Parne village. So this is a very important phase of Maratha history. So in this particular battle, uh, people of the Dalit communities, they participated with the British army, of course, because they were part of the Mahar regiment, and they defeated the Peshwa Bajirao II's forces because uh, they were said to be uh, uh, they were said to be molested, or they were said to be not, they were not given equal treatment in the Maratha Empire. So of course they were part of because they were part of a Meher regiment of British Army. They fought against the Peshwa forces, and they defeated them in the third Anglo-Maratha war. And this British army was largely dominated by Mahars, and that's why they defeated a Peshwa army. And this Bhima Koregaon battle is a matter of prestige for them. So this Koregaon pillar was erected by the British to pay homage to the martyr soldiers, and the names of these Meher regiment soldiers have been engraved on these pillars. So the next topic is Vibrant Village Program. This topic is important for our economy section. So recently, Union Home Minister has asked the Border Security Force to strengthen Vibrant Village Program, and this program was announced in Union Budget in 2022. The aim is to enhance infrastructure in villages along India's border with China, be it in Himachal Pradesh, Uttarakhand, or Arunachal Pradesh. And these activities include building infrastructure such as housing, tourist centers, road connectivity, etc. And the border villages on northern border have sparse population. They have limited connectivity and infrastructure, so that's why they left out. They are left out of development gains of the country. That's why this scheme has been announced, and this will be
enforced on the northern borders of India. So the next topic is Satyendra Nath Bose. This topic is important for your science and tech section. So 129th birth anniversary of Satyendra Nath Bose has been recently celebrated. So he collaborated with Einstein to develop the Bose-Einstein statistics. He was appointed to the position of reader in physics at the University of Dhaka. He was also the vice chancellor of Vishwa Bharati University. He was awarded Padma Vibhushan in 1954, and he also acted as the advisor to the CSIR. So the next topic is Indian Science Congress. This topic is important for your science and tech section. So PM Modi will inaugurate the inaugural session of 108th Indian Science Congress, and this is an annual gathering of researchers which is organized by the Indian Science Congress Association. So the theme of this Indian Science Congress is Science and Technology for Sustainable Development and Women Empowerment. The first meeting of this Congress was held from 15th to 17th January at the 1914 at the Asiatic Society, Calcutta. So this Indian Science Congress Association, it's a professional body under Department of Science and Technology, and it owes its origin to the foresight and initiative of two British chemists. So the next topic is Prajwala Challenge. This topic is also important for your social issues. So this Ministry of Rural Development has recently launched the Deen Dayal Antyodaya Yojana. And of course, under the Deen Dayal Antyodaya Yojana has launched this Prajwala Challenge. The aim is to invite ideas, solutions, or actions so that we can transform the rural economy. So the short listed ideas will be acknowledged, and they will be provided mentorship support and incubation support to scale up those ideas. And these top five ideas will be awarded 2 lakh each. So this Deen Dayal Antyodaya Yojana is a flagship poverty alleviation program in which universal social mobilization has been envisaged, and uh, under this particular sub benefit under this particular benefit, one women member from each identified rural poor household will be brought under the self-help group network. All households which have been identified as poor will be eligible for the benefits under the program. So the next topic is GNB1 encephalopathy. This topic is important for your science and tech section and social issues both. So IIT Madras, Tel Aviv University, and Columbia University are studying a rare genetic brain disease called GNB1 encephalopathy. So it's a kind of brain disease or neurological disorder in which there is a delayed physical and mental development. The symptoms or the effect of it starts in the early fetus stage also. So generally what happens is this happens due to the GB1 protein malfunctioning. Then what is this G protein? So this you know that every cell communicates with other cells and within itself using these GPCR receptors, and these GPCR receptors are present in the cell membrane, and they have a G protein attached to them from inside the cells. So any problem in these G proteins will cause disease. So the next topic is Nilgiri Tehar Conservation Project. This topic is important for your environment section. Tamil Nadu government has recently launched an initiative to conserve the Nilgiri Tehar at 25 crore rupees. So the aim is to develop a better understanding of this Nilgiri Tehar population. And if needed, there will be reintroduction of tahars to their historical habitat also. The scheme is ought to be implemented for a 5-year period, and these Nilgiri tahars are endemic to Western Ghats, and they have endangered species. They are also protected under the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of India. So the next topic is king penguin. This topic is also important for your environment section. So recent study in Antarctic has revealed that king penguins are also threatened by climate change. They are the second largest penguin species in Antarctic, and they live on Antarctic and subantarctic islands. They generally do not make a nest. They carry their eggs and they carry around with them. So the conservation status is of course least concern, but they are being threatened by climate change. So these were our topics for today. We'll meet next time
with new topics. Until then, goodbye and take care.